दुनिया भर में सबसे आइडियल मेथड ऑफ लर्निंग क्या होती है? एक स्टूडेंट को बेसिकली किस चीज को फॉलो करना चाहिए? एक स्टूडेंट का टाइम टेबल बेसिकली इस मेथड को फॉलो करता है। मतलब दुनिया भर के जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जब उनके ऊपर रिसर्च किया गया, उनके टाइम टेबल पर रिसर्च किया गया, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त रेशियो निकल कर आया जिसको हम लोग 60-40 रेशियो कहते हैं। जी हां, अगर आप अपने टाइम टेबल को 60-40 के अनुपात में बांट देते हैं, 60% इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, यानी जिसको आप कहते हैं कि फलाना आज हिस्ट्री पढ़ डालूंगा, ज्योग्राफी पढ़ डालूंगा, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड, यानी जो मैंने पढ़ा है उसके लिए मैं इतना टाइम डिवोट करूंगा। दिस इज द आइडियल कंडीशन इन योर टाइम टेबल। ये दुनिया भर में जब रिसर्च हुए, जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने जो टाइम टेबल, अपने स्टडी का मैथोलॉजी होती है, वो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, वो टॉप सीईओज हैं जो अपने काम को बार बार रिवाइज करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं। वो होता है 60-40 रेशियो। हमारे दिमाग के अनुपात में 60% आप आगे का पढ़ेंगे और 40% टाइम आप जो है वो पीछे यानी कि रिवीजन के लिए देंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो 60-40 रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं, 60-40 अनुपात के नाम से इसको बोला जाता है। यानी अगर आप 100 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं टोटल, तो 100 मिनट में 60 मिनट आप जो है वो आगे अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन 40 मिनट आप जो है वो रिवीजन यानी पीछे जाने में उसको समय देंगे। अब ये पढ़ाई की टेबल पर भी दे सकते हैं, ये आप चलते फिरते भी दे सकते हैं। ये जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके पास इतना सिलेबस है कि आप अपने सिलेबस में से 40% टाइम इकट्ठे इसके लिए निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। तो ओजांग गाइस एकेडमी वैसे भी बहुत इनोवेशन के लिए जानी जाती है। सबसे पहले मैंने इस मेथड में क्या किया? सबसे पहले मैंने इस मेथड में आपको दिया ऑडियो ऐप। जी हां, ऑडियो ऐप मैंने दिया। आपको पता होगा कि आज भारत की इकलौती ऐसी आईएएस एकेडमी जिसके पास अपनी खुद की ऑडियो ऐप है, जी हां, ओजांक ऑडियो बुक, राइट? आप प्ले स्टोर से जाएंगे, ओजांक ऑडियो बुक्स अगर आप डाउनलोड करेंगे, ये फ्री है सभी के लिए, टोटली फ्री, और इसमें मेरे लेक्चर्स हैं। और आज मैं उस पर मैंने लॉन्च कर दिया है मेमोरी फ्लैश कार्ड, जो मैं आज आपको मेथड बताने जा रहा हूं। उसके ऑडियो ऐप आपके सर ने खुद, मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उस पर डाल दिया, क्विक रिवाइज करने के लिए। पूरी एनसीईआरटीज या दो अदर टॉपिक्स है उसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इस सेक्शन को मैंने जोड़ दिया। इसमें आपके मोटिवेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे लेक्चर्स आपको यहां मिल जाएंगे। और आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम जो है ये काम कर पाए। पर्पस क्या है इसका, ये समझना बहुत जरूरी है। आप बहुत सा टाइम टहलने में, यात्रा करने में, आने जाने में, बहुत से हमारे बच्चे हैं जो किचन में काम करते हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, वो सिंपली एक ईयरफोन लगाया और ईयरफोन लगा के आपने क्या किया, कान में सुनना शुरू कर दिया। लेक्चर्स आपको रिवाइज हो रहे हैं, आपके टीचर ने उसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जोड़ दिया है, आपका टाइम सेव हो गया और आपके कानों में बार बार वो आवाज जा रही है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती थी, वो बहुत दूर से आते थे ट्रैवलिंग करके। मैंने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए इस मेथड को डेवलप किया और मैंने ये ऐप आप सभी के लिए, समाज को समर्पित कर दिया है। ओजांक ऑडियो बुक आज आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल है। इसको सुने, इसमें मुझे फीडबैक दें। हम लगातार इसमें संशोधन करते जा रहे हैं, नए नए प्रोग्राम जोड़ते जा रहे हैं और इसके साथ आप लोग जो है वो जुड़ते रहें, राइट? तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है फ्लैश कार्ड मेथड। बहुत ही ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अगर आपको स्पीकर बहुत अच्छा बनना है, रिवीजन क्विक करना है, नौकरी में जा रहे हैं, टाइम कम मिल रहा है, अगर आप गृहिणी हैं, तमाम तरह के लोग जिनको समय कम मिल रहा है, स्टूडेंट जिनको कॉलेज जाना पड़ता है, लगातार वहां पर उनको तैयारी के लिए समय नहीं मिलता, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा इसका फायदा क्या होता है? पहला इसका फायदा होता है ये क्विक रिवीजन यानी तेजी से दोहराव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, ये मेमोरी को एनहांसमेंट करने का काम करता है, यानी मेमोरी भी तीव्र होती है। और तीसरा, ये आपकी राइटिंग स्किल यानी लेखन क्षमता को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। ये तीनों के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेथड है। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक रिवीजन, मेमोरी मेथड एंड राइटिंग मेथड। दिस इज नोन एज फ्लैश कार्ड मेथड। अब चलिए हम जानते हैं कि ये फ्लैश कार्ड मेथड क्या है और ये कैसे आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। रेडी हैं? यस?
जी हाँ, ऑडियो ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर, ओजांक ऑडियो बुक। यस, क्या करना है आपको, एक कागज ले लो और कागज को कई ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। ये मेरे साथ एक काम शुरू करो, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, एक छोटा सा, मतलब ताश के पत्तों के बराबर इस तरह से ये छोटा सा होना चाहिए। राइट, सिंपल इतना कर लो, एक छोटा सा कोई भी एक कागज ले लो ताकि तुम्हें मेरे साथ समझ में आए, पेंसिल या पेन ले लो। ठीक है, इतना आप जो बेसिक मेरे साथ कर लो, ये कागज ले लो, इसको इस तरह से मोड़ लो, जो जेब में आ सके, जितना ये हिस्सा जेब में आ सके उतना इसको मोड़ लो। चलिए अब हम चलते हैं, रेडी हो गए हमारे बच्चे। अब हम फ्लैश कार्ड के बारे में बात करते हैं। फ्लैश कार्ड क्या मेथड होता है? फ्लैश कार्ड मतलब होता है एक बेसिक, कि जो मेरे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, जो मेरे कठिन जो है कॉन्सेप्ट, जिनको मैं भूल जाता हूं, उनको बार बार अपनी आंखों के सामने लाना, ताकि वो हमारे दिमाग में उसकी इमेज प्रिंट हो, और जब वो इसकी इमेज प्रिंट हो तो उसके थ्रू हमारे दिमाग में न्यूरल पाथ का डेवलपमेंट हो, और हम जब न्यूरल पाथ डेवलपमेंट कर लेंगे तो कभी भी, मतलब कभी भी हमारा डाटा हम उसको खींचकर बाहर निकाल लेंगे। राइट और रॉन्ग? तो चलिए अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं और यहां पर बेसिक फंडा समझते हैं। तो जैसे ये एक बेसिकली कार्ड है, फॉर एग्जांपल ये एक कार्ड मैंने लिया और मैंने इस कार्ड का सेगमेंट इस्तेमाल किया। मैं यहां पर इसका एक वर्जन मेरे हाथ से बनाया गया एक फ्लैश कार्ड आपको दिखाता हूं। तो बेसिकली इसका यूज क्या करना है, इस तरह के फ्लैश कार्ड बनाने से मैंने आपको क्या बताया, एक तो रिवीजन बहुत तेजी से होता है, जब आप इसको बनाओगे तब भी आप रिवीजन करोगे अपने टीचर का पढ़ाया हुआ हिस्सा। दूसरा, इससे आपकी राइटिंग स्किल वो क्या होती है, वो इनहेंस होती है। तीसरा, ये हमेशा आपके पास उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको अपनी जेब में रख लिया, जब मन किया आपने इसको उठाया। तो इसके दो पार्ट हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एक ही पार्ट में चारों तरफ लिख देते हैं। अब इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट, जैसे ये मेरा एक फ्लैश कार्ड हो गया, मैंने यहां पर जो है वो एक टॉपिक लिखा इजराइल। अब यहां पर मुझे कोई इंफॉर्मेशन, यानी फ्रंट हिस्से पर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। यहां पर मैंने लिखा इजराइल। अब मेरे टीचर ने मुझे इजराइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पढ़ाया, कुछ पैराग्राफ लिखा है। अब मुझे इसको शॉर्ट पॉइंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसके फ्रंट हिस्से पर नहीं लिखना है। नो, आप इसके हिस्से को, जैसे ताश में दो हिस्से होते हैं, एक तरफ इक्का लगा होता है, दूसरी तरफ प्रिंट बना होता है, तो क्या करना है, आपको एक हिस्से में सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है, इसके सिवा यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है कि उसी हिस्से पर वो लिखना शुरू कर देता है। दिस इज अ रॉन्ग मेथड। राइट, सही मेथड क्या होगा, आपको सिर्फ, जैसे यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने मेमोरी फ्लैश कार्ड यहां पर रखा, ये आपका टॉपिक हो गया, ज्योग्राफी ऑफ कंट्री में इजराइल। इजराइल के बारे में बात करने जा रहा हूं। इजराइल आपको पता है पिछले कुछ समय से बड़ा चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में पेगासस विवाद में भी इजराइल का नाम आया। इससे पहले गाजा पट्टी पे जो स्ट्राइक हुआ वहां पर भी विवाद में आया। उससे पहले वहां पर जो है वो लंबे समय से वहां के प्रधानमंत्री थे, उनको नेतन्याहू को हटाने, दूसरे नए प्रधानमंत्री आने के लिए भी काफी विवाद चला। ठीक है, तो वो भी लंबे समय तक जो है ये चर्चा में बना रहा। राइट, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम इसको कैसे रिवाइज करेंगे। तो नियम नंबर 1, कि आप कार्ड के एक साइड में सिंबल डायरेक्शन में आप सिर्फ टॉपिक का नाम, कॉन्सेप्ट का नाम, या जो भी आपको चीज भूल रही है, जो आपको कठिन लग रही है, केवल उसका नाम लिखेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से पे, कार्ड का दूसरा हिस्सा। अब यहां पर आपको शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट पॉइंट पे, शॉर्टेस्ट, चाहे आप फिगर का इस्तेमाल करो, प्लस माइनस, बढ़ाना घटाना, वो बहुत छोटे छोटे जो है पेन से जो है वो, या पेंसिल से बहुत छोटे छोटे आपको पॉइंट्स लिखने हैं इसके दूसरे तरफ, और कोशिश करना है ज्यादातर इंफॉर्मेशन मेरी कार्ड के एक हिस्से में आ जाए। आप पिक्चर का इस्तेमाल करोगे, सिंबल्स का इस्तेमाल करोगे, जो मैं LWMI क्लास में पढ़ाता हूं, LWMI का इस्तेमाल करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन इसकी जो है संख्या क्या करोगे, आप इसको जो दूसरे पॉइंट पर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल दिखाऊं, हां कैसे, तो ये मेरे कार्ड का, मैंने यहां पर लार्जर वर्जन दिया है, ये मेरे कार्ड का फ्रंट हिस्सा हो गया। क्लियर? अब क्या करना है, आप पहुंच जाइए सेकंड हिस्से में। अब मैंने इस कार्ड के पीछे ये लिखा हुआ है,
मैंने इजराइल के विकास का क्रम लिखा। आखिर इजराइल में जो विवाद हैं उनको समझने के लिए मुझे इजराइल के जन्म को समझना पड़ेगा कि इजराइल में क्या हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कार्ड के पीछे अपना सिंपल्स पूरी जो सेगमेंट, इससे भी छोटा आप कर सकते हो, इससे भी छोटा आप कर सकते हो, और आप इजराइल के विकास के क्रम को पूरी तरह से, इजराइल का पूरी हिस्ट्री, आप पूरा उसका राजनीतिक विकास आप एक कार्ड पे लेकर आ सकते हो। अगर आप बार बार भूलते हो, अब क्या होता है, डेट्स हमें हमेशा भूल जाती हैं, ठीक है, ये हमें बहुत प्रॉब्लम देती। क्या हुआ था 1949 में, क्या हुआ था 78 में, कौन सी जो है वो संधि हुई थी, ये अक्सर हमें भूल जाता है। मैंने एक ट्रिक बनाया, मैंने चार्ट में डाल दिया। चार्ट में क्या किया, मैंने इसके एक दूसरे हिस्से पे ये लिखा 1947 29 नवंबर यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट, एक भाग यहूदी दूसरा भाग अरबों को दिया। छोटा सा मेरा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको और छोटा कर सकते हो, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या किया, ऐसे जो है एक स्लैश मार दिया, डिवाइड कर दिया, वन फॉर यहूदीज एंड सेकेंड फॉर अरब। तो आपने वहां पे क्या किया, एक ही लाइन में, ये दो लाइन भी लिखने की जरूरत है तो आपको समझाने, बिगिनर स्टूडेंट के लिए मैंने इतना इस्तेमाल कर दिया। और थोड़ा सा भी स्मार्ट करोगे तो स्लैश मार दिया, एक तरफ आपने यहूदीज को दे दिया, दूसरी तरफ आपने अरब्स को दे दिया, ठीक है। फिर 48 में क्या हुआ, 15 मई यहूदियों ने अपने हिस्से का नाम इजराइल रखा, यानी शुरुआती दौर में इसका नाम इजराइल नहीं था, बाद में क्या हुआ, इसको जो है जो यहूदियों के पास हिस्सा आया उसका नाम इजराइल दिया गया, तो 48 में इसका नाम इजराइल पड़ा। 49 में पड़ोसी अरब देशों द्वारा इजराइल पर आक्रमण कर दिया गया, उनको शुरुआत से इस पर खतरा महसूस होता रहा। और 1957 में क्या हुआ, स्वेज जो संकट था, स्वेज जो क्राइसिस थी वो जन्म लेती है, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 67 में फेमस, ये भी बहुत चर्चा में रहा, आप जानते हैं एग्जाम में आ चुका है, फेमस 6 डे वॉर, 6 देशों में जो है 6 देशों के अंदर 6 दिन के अंदर इजराइल ने 6 देशों को निपटा दिया था। तो इजराइल ने गाजा पट्टी, पश्चिमी किनारा, जॉर्डन और सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा भी कर लिया और अपना क्षेत्र इसी में उसने क्या कर लिया, बढ़ा लिया, और गाजा पट्टी तक उसने अपना अधिकार कर लिया। 1978 मिस्र व इजराइल के बीच कैंप डेविड में, यूएसए में कैंप डेविड नाम की जगह हुई थी, जहां मिस्र यानी इजिप्ट और इजराइल में क्या हुआ, संधि वार्ता शुरू हुई, तथा 1979 में शांति संधि पर हस्ताक्षर हुआ। यानी इजराइल और जो है इजिप्ट ने कैंप डेविड में क्या हुआ था, एक संधि जो है वहां पर की थी, कब, 1978 में। अब चूंकि क्या होता है, ये डेट्स अक्सर हमसे भूल जाती हैं, इंपॉर्टेंट हिस्से हमसे भूल जाते हैं, स्वेज क्राइसिस कब हुआ, ठीक है, 6 डे वॉर कब हुआ, तो ये हमने क्या किया, एक जगह हमने डाल लिया, तो ये हमारा एक फ्लैश कार्ड रेडी होकर तैयार हो जाएगा। मान लो और इंफॉर्मेशन तुम्हें लेकर आनी है, इसका दूसरा हिस्सा 1992 अप्रैल माह में इजराइल ने सिनाई पट्टी से हट गया, सिनाई पट्टी से वो हटता चला गया। 1993 इजराइल सीमित फिलिस्तीनी स्वायत्तता के लिए राजी हुआ, यानी पहली बार जो है वो ऑटोनॉमस फिलिस्तीनियन स्टेट के लिए वो एग्री कर गया। 1994 इजराइल और जॉर्डन के बीच 46 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और दोनों के बीच जुलाई घोषणा पत्र, इसको जुलाई डिक्लेरेशन भी कहते हैं, पर हस्ताक्षर हुए, राइट। 1995 इजराइल और पीएलएफ के बीच में, आपको पता है कि जो फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट जो फ्रंट है उसके बीच समझौता और पश्चिमी तट में फिलिस्तीन स्वायत्त शासन की स्थापना हुई। 1996 इजराइल में दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के नेता के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अभी जो है इस्तीफा दिया, बेंजामिन, ये बेसिकली लिकुड पार्टी के नेता थे और दक्षिणपंथी यानी राइट विंग थे, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं इसको, परम चरम राष्ट्रवादी बोलते हैं, उसने जो है वहां उदय लिया था। और 2007 में कट्टरपंथी हमास फिलिस्तीन के सत्ता में आने के बाद, हमास क्या था, हमास को ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फिलिस्तीन में ये अपना बेस बना के रखता है और इजराइल के विरोध हमेशा जो कार्य करता है। इस बार भी जो रॉकेट दागे गए थे हाल में, वो भी हमास के ही कारण हुए थे, और यहां पर जो है इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दोबारा बढ़ने शुरू हुए। तो मैंने पूरा, जो आप ध्यान से देखें तो पूरा जो विकास का क्रम है मैंने 2 कार्ड के अंदर डाल दिया, छोटे छोटे कार्ड बनाकर डाल दिया, 3 कार्ड में बन जाएगा। तो आप क्या होगा, इस तरह के अपने कार्ड्स आप बनाकर रख लोगे, सिंपल सा आपने अपने कार्ड बना लिए, सारी इन्फो, इसको और छोटा कर लो, इसको और छोटा करोगे, आक्रमण के लिए, ठीक है, कैंप डेविड के नाम के लिए आप इसको जो है छोटे छोटे एरो बनाया, कैंप डेविड यूएसए, संधि हुई XYZ, ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत करके आपने इसको बना लिया। दिन भर में आप 4 से 5 कॉन्सेप्ट में, जैसे मान लो ये कॉन्सेप्ट हुआ, ऐसे ही कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, ऐसे ही कोई पॉलिटी के अनुच्छेद, अक्सर लोगों को भूल जाते हैं, अनुसूचियां भूल जाती हैं, शेड्यूल्स आपको भूल जाते हैं, आपने इनका ढेर सारा फ्लैश कार्ड बनाना शुरू किया। अब डेली आप 5-6 फ्लैश कार्ड बनाते हैं, अभी जो खासतौर पर बिगिनर बच्चे हैं, तो ऐसे मैंने अलग अलग फ्लैश कार्ड बना लिए, ठीक है। अब ऐसे मैंने बना लिया, एक तरफ टाइटल लिखा, पीछे इसके पीछे सेम डायरेक्शन मैंने क्या लिखा यहां पर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख ली, डन है। अब मुझे क्या हुआ, इसका फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा कि आपने मान लीजिए डेली आप 4 से 5 फ्लैश कार्ड बना लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, चार्ट का पेपर आएगा, काट लीजिए, या इस तरह के कोई कार्ड मिल जाए उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए।
आपने क्या किया, इस तरह के टुकड़े बना लिए। आप 5 जो है डेली आप फ्लैश कार्ड बनाते हैं, तो क्या होगा, 30 दिन में आप 150 कॉन्सेप्ट का फ्लैश कार्ड बना लेंगे। शुरुआत में मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपने ऐसे जेब में 10-20 कार्ड ऐसे आपने रख लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आप नौकरी पे जाते हैं, लंच का टाइम मिला, आपने ऐसे जेब से निकाला, चूंकि ये आपका बनाया हुआ, ध्यान रखिएगा। कई बार लगता है सर इंटरनेट से भी तो पढ़ सकते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा सर इंटरनेट से पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट पे आप किसी और का थॉट पढ़ोगे, वो आपका अपना नहीं है, ठीक है। आप हमेशा आपकी की हुई चीज हमेशा आपको याद रहती है। इसको आप अपने तरीके से आपने बनाया है, इसको शॉर्टेस्ट वे में बनाया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप ऐसे गए, आप मान लीजिए ऐसे कई बच्चों ने पूछा नौकरी के साथ कैसे तैयारी करें, तो आप अपने जरूरी थोड़े ना आप वहां बैठ के जो है वो कब्बाजी करो या वहां पर कॉफी पियो। आप चुपचाप किनारे बैठ गए कैंटीन में या कहीं किनारे। अभी आपने यहां पे आपने क्या किया, सामने फ्रंट पे आपने लिखा, मान लो इस पे इजराइल, तो आपने ऐसे, अब देखो इसको कैसे यूज करना है, इजराइल। अब आप आंख बंद करिए और इजराइल के बारे में सोचना शुरू करिए, इसके क्या पॉइंट्स है, कब इसकी स्थापना हुई, कैंप डेविड का समझौता कब हुआ, 6 डे वॉर कब हुआ। अब आपको क्या हुआ, अचानक से कुछ भूल गया, और ऑब्वियस सी बात है भूलेगा। अब आपको अगर भूल गया तो उस पॉइंट पर एक बार कोशिश करिए कि इसको रिवाइज करें, नहीं हो रहा है, या कोई गलत इंफॉर्मेशन आ गई, आपने इसको पलटा और तुरंत के तुरंत वहीं देख लिया। हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम कोई चीज अगर भूलते हैं, अरे बाद में हम देख लेंगे, और टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, बाद में देख लेंगे, प्रोकास्टिनेट कर लिया, गया, वो खत्म हो गया। फिर वो सीधे एग्जाम में याद आता, अरे यार उस दिन अगर इसको दोहरा लिया होता तो यार ये आज मेरा क्वेश्चन हो जाता। बोलो बोर्ड के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हुआ था कि नहीं हुआ था, यार ये मैंने पढ़ लिया होता, मेरा ये क्वेश्चन हो जाता। ये रिग्रेट, ये काश हमेशा तुम्हारे सामने आता है, राइट। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें यहां पर सिंपली ये उठाया, तुरंत के तुरंत इसको रिवाइज किया, अच्छा ये पॉइंट में भूल रहा था, इस ईयर में ये चीज हुई थी, इस ईयर में ये वॉर हुआ था, स्विस संकट इस समय आया था, आपने रिवीजन कर लिया। फिर आपने दूसरा कार्ड उठाया, पहले खुद से आप दूसरी तरफ आप इसको पलट के नहीं देखेंगे, अच्छा इसका ये मतलब होता है, ओके चलो हम इसके बारे में रिवीजन करते हैं। चलिए हम पीएस वेव्स के बारे में, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में समझते हैं। आपने उसको रिवीजन किया, नहीं हुआ, फिर आपने पलटा, हाँ मेरे से ये प्रॉब्लम, ये वाली गलती हो रही थी, तो आपने तुरंत के तुरंत रिवीजन किया। जब आप इसको डेली जो है वो क्या करोगे, कार्ड की संख्या बढ़ाते जाओगे, आपका रिवीजन होता जाएगा, आपके इतने अच्छे पॉइंट तैयार होंगे। इंटरनेशनल वे में आप किसी भी, जहां पर हजारों डॉलर जो है वो प्रेजेंटर्स लेते हैं, जो लोगों को बोलना सिखाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को बोलना सिखाते हैं, आप किसी भी बुक को पढ़िए, जो चाहे वो बराक ओबामा के जो स्पीच ट्रेनर रहे हो या किसी के भी रहे हो, आप जाके देखेंगे यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए जाते हैं कि इन पॉइंट्स को आपको एलेबोरेट करना है, उनके सामने ऐसे जो है पॉइंट्स रखे होते हैं, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, लेकिन इसकी फीस वो हजारों डॉलर में लेते हैं, राइट। आपको ये चीज बताई जा रही है, ये आपकी मेमोरी को इनहैंस करने, लिंक करने का ये बहुत ही ताकतवर मेथड है। अगर आपको ये पसंद आया तो आज से लगभग टारगेट करिए कि 3 से 5 मेमोरी कार्ड मुझे रोज बनाने हैं, 3 to 5 मैं बनाता रहता हूं। मुझे इस पे बहुत ही ज्यादा जो है वो इस पे एक बहुत ज्यादा इनपुट मिलता है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें। तो ये डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। शुरुआत में मेहनत लगेगी, शुरुआत हर चीज की कठिन होती है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपने जब जीवन में पहली बार खाना बनाया होगा, पहली बार चले होंगे, पहली बार साइकिल चलाई होगी, तो उस समय लगता था कि साइकिल चलाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आपको यह लगता है कि संसार में अगर कोई कठिन विद्या है तो साइकिल चलाना है। जिसने पहली बार खाना बनाया उसको लगा होगा दुनिया में गोल रोटी बनाना ही सबसे ज्यादा कठिन काम है। लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो, आप किसी महिला से पूछो कि आपकी रोटी गोल बनती, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, हम आपसे बात करते हुए बना सकते हैं। लेकिन जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पहली बार रोटी बनाना सीखा था, भाई मैं एक सीनियर थे उनके पास जाके सीखता था, सर आपकी रोटी गोल कैसे बनती, घूमती कैसे, फूलती कैसे। मुझे यही नहीं समझ, मुझे लगता था कि ये इंजीनियरिंग में मैथ से भी ज्यादा कठिन एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं नहीं सीख पा रहा हूं। सो धीरे धीरे वो चीजें करते हुए आपकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये रिवीजन की मैथोलॉजी को आप अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे और आप धीरे धीरे जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आप यहां पे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे दोस्तों। और आपके जो मेमोरी, आप कहते हैं मैं भूल जाता हूं, मैं लिख नहीं पाता हूं, आंसर राइटिंग में इतनी हेल्प करेगा, इतनी हेल्प करेगा। आपका जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसमें ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। और मैंने आपको हमेशा कहा कि 2 चीजों पर आप हमेशा फोकस करें, एक करंट अफेयर्स और दूसरा आंसर राइटिंग। ज्यादातर बच्चे इसी वजह से फेल होते हैं कि उनको लगता है कि आंसर राइटिंग लास्ट में की जाने वाली चीज है, लेकिन नहीं, ये दोनों चीजें डे 1 से आपकी पढ़ाई का हिस्सा होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक कोर्स लेकर आ रहा हूं आंसर राइटिंग का,
जिसकी कॉस्ट तो एक्चुअली 15,000 होती है, लेकिन जो पहले हमारे 1000 बच्चे हैं उनके लिए केवल 3,999 रुपए में। अगस्त के सेकेंड वीक से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, और ऐसा आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो अभी तक इंडिया में नहीं पढ़ाया गया है, जहां पर इंटरनेशनल मेथड्स में, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स माने जाते हैं, वो आपकी आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आपकी पर्सनालिटी को पूरा चेक कर देगा। और एक बहुत ही बारीक कार्यक्रम है, बहुत ही सूक्ष्म प्रोग्राम है, जिसको मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए। इसके साथ जुड़ सकते हैं, पहले 1000 बच्चों के लिए फीस जो है वो इतनी ही है। इसके साथ जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस हमारी यहां पर है।